विद्रोही। भाद्रों की मूसलाधार झड़ी की वजह से रोजी बनर्जी ने अपनी साइकिल लिली कॉटेज के कोने में मुकफ्फल करके खड़ी कर दी है। वो घोड़ा गाड़ी में घर वापस पहुंचती है। गाड़ी उसे मिशन कंपाउंड में उतार कर बरगद तले जा खड़ी हुई है। उसके दोनों मरगिल्ले घोड़े हिनहिना हिनहिना कर कीचड़ में अपने सुम पटक रहे हैं। रोजी बनर्जी बीए में फर्स्ट डिवीज़न लाने के बाद यूनिवर्सिटी में एमए के लिए दाखिल हो चुकी है। रेवरेंड बनर्जी उससे बेहद खुश हैं। तालीम में इस कदर मुनहमिक देखकर उनको यकीन है कि वो अपनी सियासी हिमाकतें तर्क कर चुकी है। वो उस पर सख्त नाजा हैं। मेरी काबिल होनहार बेमिसाल बच्ची। वो उसकी पिछली साल की हिमाकत और बदतमीज़ी भी माफ़ कर चुके हैं और सोचते हैं एक आला ख़ानदान ईसाई नौजवान की तलाश असर नौ शुरू कर दी जाए। इस मर्तबा वो कतई रोज़ी की पसंद या नापसंद का ख्याल रखेंगे। गो वो इस सिलसिले में उससे अभी कुछ कहते नहीं। यूं भी वो इस कदर मसरूफ़ है। पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई की वजह से देर तक उसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में रहना पड़ता है। शाम को वो सगुन बगीचे जाकर अपना ट्यूशन करती है। उसकी शागिर्द यास्मीन हाई स्कूल पास करके अब एफए के लिए उससे अंग्रेज़ी पढ़ रही है। इस तरह रोज़ी अमूमन सुबह की गई गई रात पड़े लिली कॉटेज वापस आती है। यूं भी अगर वो देर से घर लौटे तो पादरी बनर्जी बासपुरस नहीं करते। वो अब बड़ी हो चुकी है और उन्हें उस पर मुकम्मल एतमाद है। ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। जंग ने पुराने मुआशरे की बहुत सी फसीलें ढा दीं। जंग दकियानूसी और पाबंद वज़ा ढाके तक पर असरअंदाज हो चुकी है। पादरी बनर्जी अपने इतवार के वाज़ों में कई बार इस अखलाकी कजरवी की तरफ बड़े दुख से इशारा कर चुके हैं जो कलकत्ते जैसे गुनाहगार शहर की मानंद शायद यहाँ भी आम हो जाए। ठेकेदारों और ताजिरों का नौ दौलता तबका तेज़ी से उभर रहा है। लड़ाई इस वक्त बंगाल के ऐन पड़ोस में लड़ी जा रही है। कलकत्ते पर हल्की सी बमबारी हो चुकी है। जापान ने मशरक़ में ब्रिटिश एम्पायर की बुनियादें हिला दी। 5 फरवरी को सुकूत सिंगापुर के बाद रेवरेंड बनर्जी ने गिरजा में रहम की दुआ के लिए स्पेशल सर्विस मुनक़िद की। क्वायर ने रॉक ऑफ एजेस ऐसे जज्बे से गाया कि बड़े बड़े शकील कल्ब कौम परस्तों की पादरी बनर्जी के गले में एंटी ब्रिटिश भेड़ों की अब कमी नहीं। आंखों में आंसू आ गए और ओ गॉड, अवर हेल्प इन एजेस पास्ट, अवर होप इन ईयर्स टू कम, अवर शेल्टर इन द स्टोमी ब्लास्ट एंड अवर इटर्नल होम। रोज़ी बचपन से क्वायर में गाती आई है मगर उस रोज़ गायब थी। खैर, 1000 years in thy sight are like an evening gone, short as the watch of night before the morning sun। लेकिन मार्च में जापानी बौने सारे बर्मा पर काबिज हो गए। रंगून से भागकर पैदल बंगाल तक पहुंचने वाले पनाह गजीनों के हालात सुन सुनकर पादरी बनर्जी का दिल लरस गया। ढाके आने वाले एंग्लो बर्मन हिंदुस्तानी और बर्मी ईसाई काफिलों के लिए मिशन कंपाउंड में खेमे लगाए गए। पादरी बनर्जी दिन रात मरीजों और ज़ख्मियों की तीमारदारी और दिलजोई में जुटे रहे। अब बंगाल की छावनियों में बरतानवी और अमेरिकन फ़ौजियों की रेलपेल है जो बर्मा के जंगलों में पहुंचते ही मौत के घाट उतर रहे हैं। मौत और तबाहकारी का बाजार सारी दुनिया में गर्म है। रेवरेंड बनर्जी को सिवा चंद अमेरिकन मिशनरियों के अमेरिकनों से अब तक साबिका नहीं पड़ा था, मगर पिछले दिनों उन्होंने उस अजनबी बेतुकी अनोखी इमेच्योर कौम के आम अफराद को पहली बार करीब से देखा जब अमेरिकन अफसरों की टोलियां जीप गाड़ियों में लदकर मिशन कंपाउंड आने लगी। उन्होंने बेशकीमत तहाइफ ईसाई गरबा में बांटे और पादरी बनर्जी से बड़ी बेतकल्लुफ़ी और भाईचारे से बातें की। उस भाईचारे के साथ अंग्रेज़ उनके साथ कभी पेश नहीं आए। मलाया में बरतानवी शिकस्त के बाद बंगाल के फौजी अस्पताल ज़ख्मियों से भर चुके हैं। एक दिन पादरी बनर्जी ने स्टेट्समैन में पढ़ा कि बहुत से हिंदुस्तानी फ़ौजियों को मलाया में जापानियों ने जंगी कैदी बना लिया। सुभाष बाबू के मुतालिक भी आए दिन खबरें छपा करती हैं, लेकिन पादरी बनर्जी ने किसी अखबार में ये नहीं पढ़ा कि बंगाल के इनकलाबी पुराने पापी अंधेरी रातों में नई साजिशें कर रहे हैं। रोज़ी पिछले चंद रोज़ से रात को काफ़ी देर में घर आती है क्योंकि लाइब्रेरी मिशन कंपाउंड से बहुत फासले पर है। घोड़ा गाड़ी से उतरकर रोज़ी सीधी अपने कमरे में चली गई। रात के 9:30 बज चुके थे, लेकिन रेवरेंड और मिसिस बनर्जी हस्बे मामूल खाने की मेज़ पर सब्र के साथ उसके मुंतज़िर थे। आज उसने बहुत ही ज़्यादा देर लगा दी। अपने कमरे में जाकर पानी से भीगी साड़ी तब्दील करने के बाद वो जल्दी से आकर मेज़ पर बैठ गई।
मिसेस बनर्जी फौरन किचन से गर्मा गर्म लूचियाँ लेकर आईं। रेवरेंड ने माथे पर उंगली रखकर ग्रेस की दुआ के लिए सर झुकाया। उनकी बीवी ने भी सर झुका दिया, रोजी ने भी, मगर कनखियों से अपनी रिस्ट वॉच देखती रहीं। ऐ हमारे आसमानी बाप, तू जिसने अपने फजलो करम से नेमतें हमारे सामने रखीं, तेरी रहमत हमेशा इसी तरह इस मेज़ पर और इस घर पर बरसती रहे, आमीन। पादरी बनर्जी ने ग्रेस पढ़कर सर उठाया। एस्थर बनर्जी ने लूचियाँ पेश की। रेवरेंड ने लुकमा बनाते हुए रोजी को देखा, जो खाना शुरू करने के बजाय ज़रा बेचैनी के साथ चमचे से खेल रही थी। खाना खाओ बेटी। जी हाँ पापा। उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और 5-6 निवाले निगलने के बाद कुर्सी से उठने लगी तो पादरी बनर्जी ने उसे टोका। क्या बात है, भूख बिल्कुल है ही नहीं पापा। यूनिवर्सिटी कैंटीन में बहुत से समोसे खा लिए थे। सारे मुल्क में इन बदमाशों ने आग लगा रखी है। ऐसे पुराशोभ ज़माने में तुम इतनी रात गए घर लौटी हो, जोसेफी को साथ ले जाया करो। नहीं पापा, गुरुदेव का इंतकाल हो गया है ना बेचारे का, तो यूनिवर्सिटी में हम लोग उनकी याद में एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करने वाले हैं। इस सिलसिले में मीटिंग थी। मीटिंग के बाद आप जानिए हस्बे मामूल अड्डा शुरू हो गया। आजकल अड्डे का ज़माना नहीं है, हर तरफ गोलियां बरस रही हैं, एहतियात रखो। बहुत अच्छा पापा। वो कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। अचानक रेवरेंड बनर्जी को एक ख्याल आया, यूनिवर्सिटी तो इस बदबख्त बगावत की वजह से बंद हो चुकी है। ये फिर मुझे दकियानूसी अहमक बुढ़ा समझकर बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। रोज़ी इधर आओ, उन्होंने कड़क कर कहा। वो ठिठक गई। बैठ जाओ, उन्होंने हुक्म दिया। वो इत्मीनान से वापस आकर कुर्सी पर बैठ गई। तुम फिर उन गद्दारों से जा मिली हो? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। रोज़ी, रेवरेंड बनर्जी ने अपने दोनों हाथ मेज़ पर रखकर टूटी हुई आवाज़ में एक बार फिर कहना शुरू किया। जिस सरकार ने हमें जंगली से इंसान बनाया, बुत परस्ती के जहन्नमी रास्ते से निकाल कर। ओ नो पापा, नॉट अगेन। रोज़ी ने अकलख झुंझलाकर मेज़ पर मुक्का मारा। पानी का ग्लास छलक गया। एस्थर बनर्जी ने झाड़न उठाकर फुर्ती से मेज़ साफ करते हुए उसे डांटा। रोज़ी। सॉरी ममा। फिर वो अपने पापा की तरफ मुड़ी। पापा सुनिए, C.F. एंड्रयूज तो न सिर्फ पक्के ईसाई थे बल्कि असल नस्ल अंग्रेज़ भी थे, और आपसे कहीं ज़्यादा बड़े पादरी। आपने जाकर कभी उनको ये सब क्यों ना समझाया? उसने निहायत ढटाई से मुस्कुराते हुए कहा। क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। पादरी बनर्जी तैश के आलम में कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगे। अहमकों, गधों, अंग्रेज़ चला गया तो हम फिर उसी बर्बरियत, बेईमानी और बेइंसाफ़ी के दौर की तरफ लौट जाएंगे जिससे उन्होंने हमें निजात दी। रोज़ी ने दोबारा ज़रा परेशानी से घड़ी पर नज़र डाली। पादरी बनर्जी अब एक कुर्सी की पुष्ट पर हाथ रखकर निहायत बरफरोख्ता आवाज़ में उससे मुखातिब थी। क्विट इंडिया की बच्ची हिंदुओं और मुसलमानों की झूठी डींगें पढ़ पढ़ कर पागल हो गई। हिंदुस्तान की सुनहरी कदीम तहजीब यह थी कि मिन्नतें पूरी करने के लिए हिंदू अपने बच्चों को घड़ियालों के सामने फेंक देते थे। हिंदू लड़कियों को मार डाला जाता था। मुसलमान ठग मुसाफिरों का गला घोंटते थे। इंडियन कल्चर। कितने अंग्रेज़ मिशनरियों ने जिंदा औरतों को चिता से निकाला, और जब वो इन बदनसीबों को बचाने की कोशिश करते, ऐन वहीं शमशान घाट पर फसाद हो जाता था। खुद मेरी परदादी को, जानती है अहमक, मेरी अपनी परदादी को सती होना पड़ा। हिंदू कल्चर। रोज़ी को बाप का इस कदर शदीद गुस्सा देखकर बेख्तियार हंसी आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, मगर पापा, आपके मुहज़्ज़ब मसीही यूरोप में भी तो हज़ारों बेगुनाह औरतों को जादूगरी के इल्ज़ाम में सदियों तक जिंदा जलाया जाता रहा, और जिस ज़माने में हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान मज़े से इकट्ठे रह रहे थे, उस वक्त आपके चहीते यूरोप में इंक्विजिशन हो रहा था। रोज़ी चुप। एस्थर बनर्जी ने सहम कर बाप बेटी की तकरार ख़त्म करानी चाहिए। और सुनिए पापा, रोज़ी मज़े से कहती गई, यसू के पुजारियों ने सारे यहूदियों को उठाकर गेटोज़ में डाल दिया। मेरी और बेचारे पापा की डिबेटिंग सोसाइटी। उसने दिल में सोचा, और ये जो पापा आप अछूतों की बात करते हैं, तो क्या आपके इंग्लैंड में एक चिमनी स्वीप, या उसे क्या कहते हैं, चारदुमन, ये किसी लॉर्ड की मेज़ पर उसके साथ बैठकर खाना खा सकते हैं? कच बहसी मत करो रोज़ी, पादरी बनर्जी ने डांटा। रोज़ी को एक और नुक्ता याद आया। गो इस बहसा बहसी में आध घंटा बर्बाद जाएगा। यह जो आप हमेशा हिंदुस्तान के पुराने मुतलकुल इनान हुक्मरानों को बुरा भला कहते रहते हैं, खुसूसन सिराजुद्दौला को जो मेरा हीरो है, तो क्या आपके एलिजाबेथन इंग्लिस्तान में बाद लोगों के सर कलम नहीं कर दिए जाते थे? जिसे देखो टावर ऑफ लंदन में पड़ा झेंक रहा है, और दूसरे रोज़ खट से सर गायब। वहाँ आम आदमी के लिए कोई इंसाफ था? सिर्फ 100 बरस पहले तक आपके इंग्लिस्तान में एक भेड़ की चोरी की सज़ा मौत थी।
اب یہ لا اینڈ آرڈر کا کس منہ سے ہم پر روپ ڈالتے ہیں؟ یہ انگریز کے بچے کمینے ہماری دولت لوٹ کر خود کو مہذب بنایا ان بنیوں نے۔ پادری بنرجی اینک اتار کر اسے صاف کرتے ہوئے پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بدتمیز، گستاخ، زباں دراز، ذہین بچی۔ اور بتاؤں آپ کو؟ روزی اب صریحاً بے رحمی پر اتر آئی تھی۔ آپ کے وہ جو ایک کٹر رومن کیتھولک دوست ہیں ڈاکٹر فرانسس باسو، جب ان کی بڑی لڑکی نے ایک مسلمان سے شادی کی جو بیچارہ ایک اعلیٰ خاندان بنگالی ہے، تو انہوں نے فوراً بیٹی کو عاق کر دیا۔ اور آپ بھی کس قدر خفا ہوئے تھے، اوفو! اور ابھی پچھلے دنوں ان کی چھوٹی لڑکی نے ایک معمولی امریکن فوجی سپاہی سے بیاہ رچایا تو انکل باسو فخر سے پھولے نہیں سمایا۔ حالانکہ وہ رومن کیتھولک تو کیا، عیسائی ہی نہیں، سرے سے یہودی ہے۔ اور جناب آپ نے بھی فوراً فلومینا کو مبارکباد کا تار بھیجا۔ تو پاپا یہ تو غلامانہ ذہنیت اور گوری چمڑی کا روب، بس کر روزی، ایستھر بنرجی نے سراسیمگی سے کہا اور چپکے سے اشارہ کیا کہ کمرے سے چلی جائے۔ وہ گہرا سانس لے کر کرسی سے اٹھی۔ اچھا اچھا بیٹی، پادری بنرجی نے ملول آواز میں جواب دیا۔ نکال دو انگریزوں کو ہندوستان سے، پھر دیکھنا کیا حشر ہوتا ہے تم سب الٹرا نیشنلسٹوں کا۔ جو ہی یہ ہٹے تمہارے لاڈلے ہندو مسلمانوں میں وہ جوتا چلے گا، وہ بھیانک خانہ جنگی ہوگی کہ دیکھ لینا۔ تب تمہیں اس جاہل بوڑھے پادری کی باتیں یاد آئیں گی۔ ان کی آواز بھررا گئی۔ روزی نے بڑی نرمی سے کہا، پاپا میں تو یوں ہی آپ سے تفریحاً بحث کر رہی تھی۔ آخر مجھے کالج کی ڈیبیٹوں میں یوں ہی ٹرافیاں ملتی رہی ہیں، مفت۔ میں قوم پرست تو یقیناً ہوں، مگر آج کل جو تباہ کاری مچ رہی ہے خود اس کے خلاف ہوں۔ تم جانتی ہو بیٹی کہ ایسے نازک موقع پر جبکہ برطانیہ ہر محاذ پر ہار رہا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بالکل بالکل، روزی نے جوش سے ان کی بات پوری کر دی۔ اچھا بس ہو گئی تم لوگوں کی ڈیبیٹ، اب پاپا کو جا کر سونے دو روزی، ایستھر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ یس ماما، روزی نے دروازے میں جا کر باہر جھانکا۔ میں تھم چکا تھا۔ اوفو، کتنی گھپ اندھیاری رات ہے ماما۔ دیکھنا سبزی باڑی پر جگنو کیسے چمک رہے ہیں پاپا، اس نے مڑ کر پادری بنرجی سے دوبارہ کہا۔ کیا آپ واقعی خفا ہو گئے؟ میں تو آپ کو ٹیز کر رہی تھی، سچ مچ پاپا۔ کرسی کے پیچھے آ کر اس نے بڑے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ پادری بنرجی خوش ہو گئے، اینک اتار کر اسے رومال سے صاف کیا۔ سچ مچ پاپا، یونیورسٹی تو بند ہو چکی ہے مگر ہماری لٹریری سوسائٹی ٹیگور کا تعزیتی پروگرام کر رہی ہے۔ کل جلسہ ہوگا بڑا۔ دیپالی اس جلسے میں شامل ہے؟ وہ بھی آئی تھی؟ جی ہاں پاپا۔ رابندر سنگیت کا پروگرام اس کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ گڈ نائٹ پاپا، اس نے جھک کر ریورنڈ بنرجی کا سر چوما۔ گڈ نائٹ ماما۔ گڈ نائٹ، گاڈ بلیس یو مائی چائلڈ، والدین نے تقریباً یک زبان ہو کر کہا۔ روزی ایک لہجے کے لیے ٹھٹکی، ان دونوں پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ریورنڈ بنرجی کرسی سے اٹھے اور دوبارہ ٹہلنے لگے۔ سائیڈ بورڈ پر رکھے گلدان کو چھوا۔ گاڈ بلیس اور ہوم، گاڈ بلیس اور ہوم کے تغرے پر نظر ڈالی جس کے مقابل میں یسوع کے آخری طعام کا بڑا سا رنگین پرنٹ دوسری دیوار پر آویزاں تھا۔ وہ چند سیکنڈ تک اس تصویر کو دیکھا کیے، پھر حسب عادت کمرے کے پیچھے ہاتھ باندھے، سر جھکائے مطمئن اور خداوند تعالیٰ کے مشکور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ کوئی پون گھنٹے بعد مسز بنرجی نے گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول اولٹین کی 2 پیالیاں تیار کیں۔ ایک پیالی تشتری سے ڈھانپ کر سائیڈ بورڈ پر رکھی اور دوسری لے کر روزی کے کمرے میں گئیں۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ انہوں نے پیالی میز پر رکھ دی اور غسل خانے کی طرف مڑ کر آواز دی، روزی بیٹا، صبح کو دھوبی آئے گا، اپنے کپڑے نکال۔ وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکیں کیونکہ نہ جانے کیوں آپ ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ نہ جانے کیوں ان کو خیال آیا کہ روزی بھاگ گئی۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد رہ گئیں۔ پھر انہوں نے نوٹس کیا کہ غسل خانہ اندھیرا پڑا ہے اور تیز ہوا اندر آ رہی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا، غسل خانے کا باہر کی رخ کی طرف دروازہ کھلا پڑا تھا۔ شاید وہ جگنو پکڑنے سبزی باڑی میں اتر گئی ہو۔ مسز بنرجی نے دروازے میں جا کر آواز دی، روزی، روزی بیٹے۔ پھر وہ چھتری لگا کر اندھیرے اور کیچڑ میں باہر نکلی۔ ڈیزی سرے شام سے جا کر اپنے کوارٹر میں سو رہی تھی۔ اسے کیا معلوم ہوگا؟ انہوں نے پورے کمپاؤنڈ کا چکر لگایا، سارے کوارٹروں میں سوتا پڑا تھا۔ گرجا کی برساتی میں روشن بلب پر پتنگے چکر کاٹ رہے تھے، سارے میں ہو کا عالم طاری تھا۔ بچی، ایسی بھیانک رات میں تو کہاں چلی گئی؟ یہ کیا ہوا؟ وہ گھر میں واپس آئیں، کیچڑ میں لت پت چپلیں پائیدان پر اتار کر آہستہ آہستہ چلتی سارے کمروں میں گئیں، دروازے بند کیے، بتیاں بجھائیں اور پھر اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئیں
جہاں ان کے شوہر شب خوابی کا لباس پہنے اولٹین کے منتظر غنودگی کے عالم میں بیت کی کرسی پر بیٹھے تھے۔ نیند میں ان کا سر سامنے جھکایا تھا۔ بیوی کی آہٹ پر وہ چونکے اور ان کی طرف دیکھے بغیر عادت کے مطابق پیالی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایستر بینرجی نے ان کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، پال، ہماری لڑکی گھر سے بھاگ گئی۔ پادری بینرجی نے سر جھٹکا، پلکیں ملیں اور بیوی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ ان کے صرف ہونٹ ہلے، منہ سے آواز نہیں نکلی۔ ایستر گریبالا نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ ان کے قریب فرش پر دوزانوں بیٹھ گئیں۔ باہر بجلی زور سے چمکی اور شکست خوردہ میاں بیوی کے ٹیبلوں کو روشن کر گئی۔ مناظر وقت میں معدوم نہیں ہوں گے۔ پادری بینرجی چند منٹ تک بالکل چپ، ساکت، منجمد بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے لرزاں ہاتھوں سے اینک ٹٹولی۔ ایستر نے میز پر رکھے سیاہ کیس میں سے اینک نکال کر ان کو دی۔ پادری بینرجی نے اپنے پلنگ کے سرانے سے انجیل مقدس اٹھائی۔ ایستر ان کے نزدیک دوسری کرسی پر بیٹھ گئیں اور آنچل سے سر ڈھانپ لیا۔ لیٹ اس پرے، پادری بینرجی نے آہستہ سے کہا۔ اس ساری رات پادری بینرجی حضرت ایوب کی گریہوزاری کا باب پڑھتے رہے، اور دیکھو کہ دنیا کے سارے مقدس صحیفوں کے یہ سارے ابواب کتنے ہزار ہا برسوں سے کتنے انگنت انسانوں کی مصیبت کے وقت میں پڑھے گئے ہیں، اور وہ چند الفاظ اسی طرح موجود ہیں۔ وقت اور الفاظ انسان کے شکاری ہیں۔